I'm saying is that when we were doing the Riemann integral, then usually in the Riemann integral, suppose I am taking a function from a b to r, और हम लोग इसके Riemann integral की बात कर रहे हैं, so a to b fx dx. तो इस इंटीग्रल को डिफाइन करने के लिए हम लोग फंक्शन लेते हैं बाउंडेड. ठीक है, तो यूजुअली हम लोग जो फंक्शन लेके चलते हैं Riemann इंटीग्रल में वो बाउंडेड लेते हैं. अगर ये फंक्शन कुछ पॉइंट्स पर बाउंडेड ना रह जाए, यानी सपोज करो ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए पर इसकी वैल्यू इन्फिनिट चली जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि f हैज पॉइंट्स ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, और उस केस में तो Riemann इंटीग्रल डिफाइन नहीं होता. तो उस टाइप के केसेस को हम लोग हैंडल करेंगे इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल में. और अगर ये जैसे क्लोज इंटरवल ए बी लिए हैं, क्लोज इंटरवल ए बी की जगह हम लोग ए से इन्फिनिट ले लें, तो इस टाइप की चीजों को भी हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हैंडल करेंगे. सो हम प्रॉपरली लिख लेते हैं चीजों को, उसके बाद देखते हैं. तो सबसे पहले हम आपको डिफाइन करते हैं व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी. सो पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, इसको करने के लिए हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो एस.सी. मलिक की बुक है. आप लोग के पास होगी ये किताब, इस बुक से ही हम लोग कर रहे हैं, एस.सी. मलिक एंड सविता अरोड़ा वाली. सो आप उससे देख सकते हैं. दिस इज चैप्टर 11. और ओके, सो व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी. suppose f is a function from AB to R such that f has infinite value at a point x in this interval AB, then x is called point of infinite discontinuity. ठीक है, हालांकि जो हम लिख रहे हैं वो लिखना एक तरह से सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि फंक्शन f जो है वो हमारा, वो जैसे हम कह रहे हैं कि f क्लोज्ड इंटरवल ए बी से डिफाइंड है और r में जा रहा है. ठीक है, तो जब r में जा रहा है तो किसी पॉइंट पे इन्फिनिट वैल्यू तो ले नहीं सकता है. इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स पे फंक्शन अनडिफाइंड है. ये जो इन्फिनिट वैल्यू जैसे हम बोल रहे हैं ना, इसका मतलब है ये फंक्शन उस पॉइंट पे अनडिफाइंड है या उसकी वैल्यू इन्फिनिट जा रही है उस पॉइंट पे. ठीक है, तो अगर ये पॉइंट x पर ये फंक्शन इन्फिनिट वैल्यू रख रहा है या अनडिफाइंड जैसी स्थिति आ रही है यहाँ पे, जैसे कि कोई फंक्शन हमने लिया, जैसे कि मान लीजिए f हमने लिया और वो फंक्शन हम 0 1 से डिफाइन कर रहे हैं r में, एंड fx इज इक्वल टू 1/x. ठीक है, fx इज इक्वल टू 1/x हमने डिफाइन किया. तो ये फंक्शन क्या है, ये 0 पे क्या हो रहा है, इन्फिनिट वैल्यू ले रहा है ना. 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इन्फिनिट की हो जा रही है.
सो ये वैल्यू तो आर में नहीं है, तो एक तरह से कह सकते हैं फंक्शन 0 पे अनडिफाइंड है। तो इस फंक्शन के लिए हम, अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 1 एंड सो ऑन, तो ये उसी टाइप का सिचुएशन है कि मान लो कि हमने ये फंक्शन लिख दिया ए बी से आर में, ये फंक्शन लिख दिया, वो एक्चुअल में 0 पे ये अनडिफाइंड है, अगर इन्फिनिट वैल्यू ये ले रहा है तो ये फंक्शन अनडिफाइंड है, फिर भी हमने अगर इसको ऐसे लिख दिया है, तो अब हम इस फंक्शन के लिए जब भी हम इंटीग्रल की बात करेंगे, सो इस पॉइंट को, इस 0 पॉइंट को हम लोग, इंटीग्रल पे भी आते हैं, इस पॉइंट 0 को हम लोग बोलेंगे द पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, सो सपोज f is a function from closed interval ab to r such that f has infinite value at a point x in closed interval ab। कोई एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू इन्फिनिट हो जा रही है, तो उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी। और एक्चुअल में इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन हम ए बी से आर में बोल रहे हैं। ठीक, समझ में आ रही है? जो ये यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक, तो किसी पॉइंट पर अगर ये डोमेन के किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिट हो रही है, तो हम बोलेंगे वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, अब देखिए अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल से हमारा क्या मतलब है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, in the case the integrand f become or in the case the integrand f has point of infinite discontinuity in some closed interval ab of r, or the limits of integration a or b or both become infinite, then the symbol integral a to b f dx is called an improper integral। ठीक है, तो दो तरह की सिचुएशन हम लोग ने हैंडल की इसमें। एक सिचुएशन ये है कि फंक्शन इस इंटरवल के अंदर अनबाउंडेड हो जा रहा है। रीमान इंटीग्रल में जो हम लोग देखते थे वो था फंक्शन उस इंटरवल के अंदर बाउंडेड रहता था और फिर रीमान इंटीग्रल उसका निकलता था। सिचुएशन नंबर 1 थी कि अनबाउंडेड हो जा रहा है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी है वो पॉइंट। और दूसरी सिचुएशन ये है कि ये जो लिमिट ली गई है ए से बी लिया गया है, इस ए या बी में से कोई एक या दोनों ही इन्फिनिट हो जा रहा है। यानी इस टाइप के फंक्शन, जैसे कि हमने फंक्शन ले लिया सम 1 टू इन्फिनिटिव सम एफ डीएक्स, इस टाइप की सिचुएशन ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर हैंडल करेंगे हम लोग। माइनस इन्फिनिटिव से सम नंबर 2 ले लिया और एफ डीएक्स ले लिया, या फिर माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव एफ डीएक्स ले लिया। तो इस टाइप की सिचुएशन क्या हो गई, इस टाइप की सिचुएशन हमारी इम्प्रॉपर इंटीग्रल की सिचुएशन हो गई। इसके अलावा जैसे कि सपोज करिए फंक्शन हमने ले लिया, सपोज करिए 1 से 5 में डिफाइंड है, 1 ओवर
x माइनस टू ले लिया dx। तो आप देख सकते हैं कि x माइनस टू जो फंक्शन है वो टू पे डिफाइंड नहीं है, टू पे इसकी वैल्यू इन्फिनिट आ रही है। तो ये सिचुएशन हमारी इम्प्रॉपर इंटीग्रल की हो गई। ये सिचुएशन रीमान इंटीग्रल में हैंडल नहीं होती है। ठीक है, तो इस टाइप की सिचुएशन हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हैंडल करेंगे। जैसे माइनस वन टू वन वन ओवर एक्स स्क्वायर डीएक्स। आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन इन्फिनिट चला गया। या सपोज करिए ये फंक्शन हमने ले लिया माइनस टू से फाइव ले लिया और वन ओवर एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी। जैसे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू टू पे भी फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी। तो ये दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस आर हैंडल्ड इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। समझ में आ रही है बात आपको? इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू मे आस्क और वी मे प्रोसीड। इज इट ओके? यस सर। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे इस चीजों को हैंडल करेंगे हम लोग। तो चलिए सपोज करते हैं, सपोज f is a function defined on closed interval ab everywhere except at a finite number of points. तो देखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल में दो तरह की सिचुएशन हो गई कि हमारे पास कोई क्लोज इंटरवल में दिया है और उस क्लोज इंटरवल के अंदर वो फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है कुछ फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे और फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि अगर लिमिट खुद इन्फिनिट तक जा रही है तो उस टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कैसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप के प्रॉपर इंटीग्रल पे आ रहे हैं जहां पर लिमिट फाइनाइट है, यानी क्लोज्ड इंटरवल फाइनाइट इंटरवल दिया हुआ है लेकिन फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है कुछ फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पर। ठीक है, कुछ फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है, यानी डिफाइंड नहीं है, इस तरह से कह सकते हैं फंक्शन डिफाइंड नहीं है उन पॉइंट्स में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर ए पे ही फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो किस तरह से हम इस इंटीग्रल को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सो सिचुएशन नंबर वन ये हो सकती है कि सपोज a is the only point of infinite discontinuity। ठीक है, मतलब पूरे डोमेन में क्लोज्ड इंटरवल ए बी में सिर्फ ए पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बाकी सब जगह फंक्शन डिफाइंड है। तो व्हाट डू वी मीन बाय दिस इंटीग्रल ए बी? इंटीग्रल ए बी एफ एक्स डी एक्स या एफ डी एक्स दोनों लिखते हैं इसको, एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं या एफ डी एक्स लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम लोग डिफाइन करते हैं लिमिट लैम्डा इज गोइंग टू zero plus integral, so let me write it properly, a plus lambda and b and f dx। ठीक है, व्हाट इज दिस a plus lambda b? अब देखिए हमारे पास जो इंटरवल है वो दिस इंटरवल इज a to b और इस इंटरवल में a को छोड़कर बाकी सब जगह फंक्शन जो है डिफाइंड है, यानी बाउंडेड है, आप एक तरह से कह सकते हैं फंक्शन बाउंडेड हो रहा है। तो अगर हम a से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे और a प्लस लैम्डा पॉइंट पे देखेंगे जस्ट फॉर स्मॉल लैम्डा,
तो a प्लस लैम्डा से लेकर b वाले हिस्से पे रीमान इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज वी हैव एज्यूम दैट a इज द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी। a इज द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पर ये फंक्शन इन्फिनिट वैल्यू ले रहा है, बाकी सब पे फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट है। ठीक है, तो क्या हो गया कि a प्लस लैम्डा से लेके b तक जो हमारा यूजुअल रीमान इंटीग्रल है वो एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर हम लोग लैम्डा को जीरो की तरफ टेंड कर देंगे पॉजिटिव साइड से। ठीक है, लैम्डा को जीरो की तरफ टेंड करेंगे, यानी हम इसको घटाते जाएंगे और हमारे पास a के करीब पहुंचते जाएंगे। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, इफ एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो ये इंटीग्रल हमारा, जो कि कैसा इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये हमारा, ये एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, और ये डिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? सो इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि इस लिमिट की वैल्यू, प्रोवाइडेड ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो नहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है, बट अगर ये एग्जिस्ट कर गई तो हम लोग कहेंगे कि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज कहेंगे ये इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए, दूसरी सिचुएशन ये है कि जब b जो है पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी हो जाए, तब कैसे हैंडल करेंगे? सो सपोज b is the only point of infinite discontinuity. ठीक है, then how will you define this integral a to b fx dx? This is defined as limit mu is going towards 0 plus an integral a to b minus mu f x dx. So f x dx लिखे चाहे f dx लिखे, एक ही बात है। यहाँ पे भी देखो वही चीज हो रहा है, हमने माना कि b इज द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी, सो हमारे पास जो इंटरवल है उस इंटरवल में ये a है और ये b है, और b पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पा रहा है, b जो है पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन b के पहले तो फंक्शन डिफाइंड है। सो a से अगर हम b माइनस म्यू पे जाएंगे, म्यू इज सम रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, छोटा सा रियल नंबर है जिसकी वैल्यू b माइनस ए से छोटी हो, तो अगर हम a से b माइनस म्यू पे जाएंगे तो ये इंटीग्रल एग्जिस्ट कर जाएगा, और अगर लिमिटिंग केस में भी ये वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए तो हम बोलेंगे इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। डू है? ओके, बाकी लोग, सारे लोग को समझ में आ रहा है? यस ठीक, सर। हाँ सर 0 प्लस मेरे जो नहीं समझ में आ रहा है, वो लिमिट हम लोग लेते सर हैं ना, लिमिट म्यू टेंड्स टू 0 प्लस, और हाँ तो ओके, 0 प्लस ले रहे हैं, वो समझ अच्छा नहीं आ अच्छा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड। सपोज करो हम लोग लिमिट लेते हैं एफ एक्स, एक्स इज गोइंग टूवर्ड्स ए, और इसकी वैल्यू आती है एल, एफ कोई फंक्शन है, तो आपने देखा होगा कि लिमिट जो है कैसे निकालते हैं हम लोग रियल लाइन के ऊपर, ये पॉइंट ए है और एक्स का दो तरह से अप्रोच होता है, इस साइड से और इस साइड से, होता है ना? एक्स इज गोइंग टूवर्ड्स ए लिखते हैं तो दो साइड से एक्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये जो म्यू है इसकी वैल्यू हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी पॉजिटिव वैल्यू म्यू की लेंगे और म्यू की वैल्यू को जीरो की तरफ टेंड कराएंगे। प्लस लिखने का मतलब यही है कि म्यू को पॉजिटिव साइड से जीरो की तरफ ले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये सपोज करिए जीरो है, तो म्यू हम लोग पॉजिटिव साइड से, नेगेटिव वैल्यू म्यू की नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इसको जीरो की तरफ टेंड करेंगे। तो क्या होगा, जैसे ये जीरो की तरफ जाएगा
तो ये वैल्यू b माइनस म्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, ये इंटीग्रल ऐसे बढ़ेगा, तो हमारा जो अप्रोच है वो b की तरफ बढ़ेगा, यानी b माइनस म्यू जो है वो b की तरफ टेंड करेगा। As mu is going towards 0, b minus mu will go towards d. क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा चलो हम उसको एक और चीज समझाते हैं। जैसे ये हमने लिखा लिमिट x is going towards a fx is equal to l, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट f of a plus h and h is going towards 0, इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो x क्या होगा, x जो होगा वो इस साइड होगा या इस साइड होगा, तो h को अगर पॉजिटिव लेंगे तो x इस साइड हुआ, और h को अगर नेगेटिव लेंगे तो ये इस साइड हुआ। तो इस लिमिट को दो तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, ये लिमिट, और अगर हम इसको देखें लिमिट h इज गोइंग टुवर्ड्स 0 प्लस, यानी पॉजिटिव वैल्यू h के लिए f ऑफ a प्लस h, ये लिमिट यानी पॉजिटिव साइड से अप्रोच करें, और आप लोग पढ़े होंगे कि ये लिमिट और इस तरह से लिमिट निकालें, h इज गोइंग टुवर्ड्स 0 माइनस f ऑफ a प्लस h, यानी h को नेगेटिव साइड से हम अप्रोच करें 0 की तरफ, तो ये सब लिमिट बराबर आती है। इसको एक को बोलते हैं लेफ्ट लिमिट, एक को बोलते हैं राइट लिमिट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्या हम आपको सही से समझा पा रहे हैं? ये सब पढ़ा होगा ना आपने, ये लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और इस टाइप की चीजें। तो एक लेफ्ट लिमिट है, एक राइट लिमिट है, तो हम लोग राइट लिमिट की बात कर रहे हैं 0 प्लस की तरफ। ठीक है, आगे चलें। इन सिंपल सेंस अगर आप समझेंगे तो म्यू एक पॉजिटिव नंबर है और वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव नंबर नहीं ले रहा है, ठीक है। म्यू इज ए पॉजिटिव नंबर विच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। चलिए, ये सिचुएशन थी कि अगर हमारा ए पे प्रॉब्लम है, ए इज द पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी, तो क्या करेंगे, बी इज द पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी, तो क्या करेंगे। अगर अब तीसरी सिचुएशन ये है कि ए और बी के बीच में कोई पॉइंट मिल गया जहां पे जो कि पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी है, तो उसके लिए क्या करेंगे। और एक सिचुएशन है कि जब दोनों पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी हो, तो क्या करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि अगर बीच में कोई पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी मिल रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे। सो सपोज सी इज ए पॉइंट ऑफ, सपोज सी इज द ओनली पॉइंट ऑफ infinite discontinuity and C is in between A and B. Then integral A to B fx dx is defined as integral A to C fx dx, क्योंकि C बीच में पड़ रहा है ना, प्लस इंटीग्रल C to B fx dx. If these two integral exist, अगर ये दोनों इंटीग्रल एग्जिस्ट कर गए तो हम कहेंगे कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अभी हम लोग ने डिफाइन किया इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो अगर हमने डिफाइन किया इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट कर गया तो ठीक है, उसके बाद हमने सी टू बी एफ एक्स डी एक्स निकाला, वो भी एग्जिस्ट कर गया, तो जो दोनों का सम आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। समझ रहे हो ना, सी क्या था, सी पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम था, उस पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम को हमने एक बार हायर लिमिट बना लिया और एक बार लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल बना लिया, और अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो हम कह देंगे कि पूरा इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। और एक सिचुएशन हो सकती है कि जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही डी, अगर ये दोनों पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी हो, इफ ए
and B are the only 2 points of infinite discontinuity then how will you define this integral? Then integral a to b fx dx is defined as integral a to c fx dx plus integral c to b fx dx for any c in between a and b. ठीक है, तो क्या हुआ कि ए पे प्रॉब्लम थी और बी पे प्रॉब्लम थी, तो हमने क्या किया, बीच में एक सी डाल दिया और ए से सी डिफाइन, ए से सी एफ एक्स डी एक्स दिया। लेकिन ये कब, जब एग्जिस्ट कर रहा हो तब। ये दोनों अगर इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है सेपरेटली, तो इनका जो सम आएगा उसी को इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हम लोग डिफाइन कर देंगे। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या है, ए जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिस्कंटिन्यूटी है और इनफैक्ट ए इज द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिस्कंटिन्यूटी। सो ए से सी एफ एक्स डी एक्स जो ऊपर हमने डिफाइन किया लिमिट लेके, उस हिसाब से इसको बोल सकते हैं। उसी तरह से सी से बी एफ एक्स डी एक्स जो है, जैसे कि ऊपर हमने डिफाइन किया उस हिसाब से इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट कर गया। दोनों अगर इंटीग्रल एग्जिस्ट कर गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को सम करेंगे, उसी को हम लोग इंटीग्रल एच टू बी एफ एक्स डी एक्स बोल देंगे। समझ में आ रही है बात? हम लोग कुछ थोड़ा सा अभी आगे करेंगे एग्जाम्पल, तो समझ में आएगा। और ये जस्ट कैसे डिफाइन करेंगे उसकी हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को पता है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिस्कंटिन्यूटी नहीं है और फंक्शन बाउंडेड है आपका, तो वहां पे वो रीमान इंटीग्रल के सेंस में हम लोग इंटीग्रल की बात कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम वाले पॉइंट थे वहां पे कैसे हम लोग हैंडल करेंगे सिचुएशन को, ये चीज हमने अभी डिफाइन किया। इज इट ओके? क्या करना चाह रहे हैं ये समझ में आ रहा है आपको? सर ये लास्ट वाला में कैसे किया? हाँ देखो, हमको क्या था कि दोनों जो ए और बी है वो दोनों ही पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिस्कंटिन्यूटी है, तो हमने क्या किया, बीच का एक पॉइंट ले लिया, ए और बी के बीच में कोई भी एक पॉइंट लिया और फिर ए से सी एफ एक्स डी एक्स और सी से बी एफ एक्स डी एक्स को कैलकुलेट करेंगे। सो ए से सी एफ एक्स डी एक्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें सी ए इज द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिस्कंटिन्यूटी। ए से बी के बीच में ए और बी ही बस दो डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट था और कोई पॉइंट इन्फिनिट डिस्कंटिन्यूटी का नहीं था, सी उसके बीच में पॉइंट है। तो इस इंटीग्रल को निकालने के लिए ए इज द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिस्कंटिन्यूटी है। और हम लोग ऊपर इसको देखे हैं पॉइंट नंबर ए में कि कैसे अगर ए इज द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिस्कंटिन्यूटी हो तो इंटीग्रल को डिफाइन करेंगे, यानी इस तरह से इंटीग्रल को डिफाइन करेंगे। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम बोलेंगे इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारी सिचुएशन नंबर 1A में हम लोग पहुंच गए इस केस में। अब इसके बाद क्या किया हमने, सी से बी एफ एक्स डी एक्स, सी से बी एफ एक्स को लिया, सी से बी एफ एक्स डी एक्स में बी इज द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिस्कंटिन्यूटी है। तो हम लोग फिर से बी सिचुएशन में पहुंच गए। बी सिचुएशन क्या है, जहां पर बी इज द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिस्कंटिन्यूटी और इस केस में हम लोग इंटीग्रल निकालना जानते हैं। इंटीग्रल का मतलब इस इंटीग्रल को निकालेंगे और इसमें म्यू इज गोइंग टुवर्ड्स 0 कर देंगे। ठीक, तो ये अगर हम लोग कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम इसका मतलब ये जो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है उसको दो हिस्से में बांट के दो इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों इंटीग्रल की वैल्यू एग्जिस्ट कर जा रही है तो हम कह देंगे कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसमें भी लैम्डा और म्यू इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना? हाँ, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट लैम्डा इज गोइंग टुवर्ड्स 0 प्लस इंटीग्रल ए प्लस लैम्डा सी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और प्लस लगा सकते हैं लिमिट म्यू इज गोइंग टुवर्ड्स 0 प्लस इंटीग्रल सी टू बी माइनस म्यू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं।
और एक तरीका हो सकता है, अगर इसको मिक्स करके इसको मैसेज लिख सकते हैं, डबल लिमिट लगानी पड़ेगी, लैम्डा इज गोइंग टू 0 प्लस एंड म्यू इज गोइंग टू 0 प्लस एंड इंटीग्रल a प्लस लैम्डा से b माइनस म्यू एफ एक्स, मतलब जो दो जगह पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम था उसको छोड़कर उससे पहले इंटीग्रल हम लिए और दोनों g और लैम्डा है उस तरफ से कवर ए, तो ये हमारा a था और ये b था, और हमने क्या किया, a प्लस लैम्डा पे आ गए एंड b माइनस म्यू पे आ गए, और यहाँ पे ये इंटीग्रल डिफाइंड है, रीमान इंटीग्रल अगर डिफाइंड है हमारा तो ये हम इस इंटीग्रल की बात कर सकते हैं। और फिर हमने लैम्डा को 0 की तरफ किया तो a की तरफ चले गए, और म्यू को जब 0 की तरफ किया तो हम लोग b तक पहुंच गए, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो मतलब पूरा इंटीग्रल से ही एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट। इज इट ओके? एक चीज ध्यान रखना, इस पूरे में जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर कह रहे हैं a इज द पॉइंट ऑफ इनफिनिट डिसकंटिन्यूटी या a इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफिनिट डिसकंटिन्यूटी, तो हम मान के यूजुअली चलते हैं कि बाकी जगह जो है वो रीमान इंटीग्रल आपका एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर वही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो फिर आप लिमिट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे a और b यहाँ पे पॉइंट ऑफ इनफिनिट डिसकंटिन्यूटी था तो a को छोड़ दिए और b को छोड़ दिए, तो ये जो पोर्शन है इसका रीमान इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं, अदरवाइज हम ये इंटीग्रल ही नहीं निकाल पाएंगे। और फिर हमने लिमिटिंग ले लिया, लैम्डा 0 की तरफ जा रहा है और म्यू 0 की तरफ जा रहा है, अगर वो लिमिट एग्जिस्ट कर जा रही है तो उस लिमिट को हम लोग इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स कहते हैं। इज ओके? यस सर। चलिए अब हम लोग कुछ और चीजें करते हैं। एक फैक्ट है, या आप चाहें तो इसको थ्योरम करके भी लिख सकते हैं। A necessary and sufficient condition, a necessary and sufficient condition for the convergence of कन्वर्जेंस का मतलब एग्जिस्टेंस, मतलब वो रीमान इंटीग्रल एग्जिस्ट कर जाए, उसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाए, उसी को कह रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to b f dx at a। एट ए कहने का मतलब कि ए जो है हमारा पॉइंट ऑफ इनफिनिट डिसकंटिन्यूटी है, और ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाए यानी एग्जिस्ट कर जाए, ये प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट कर जाए, इसके लिए एक सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है, वो क्या है हम बताते हैं। अच्छा, और फंक्शन को हम लोग क्या लेके चले हैं, वेयर एफ इज पॉजिटिव फंक्शन लेके चले हैं, एफ इज पॉजिटिव ऑन ए बी। So necessary and sufficient condition for the convergence of improper integral this at a is that there exists a positive number m independent of lambda such that integral a plus lambda to b f dx
is less than m for all lambda in between 0 to b minus a। ठीक है, अब देखो लैम्डा क्या है, ए में जुड़ा है ना, तो ए प्लस लैम्डा क्या होगा, बी से कम होगा, इसलिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, बी माइनस ए से 0 के बीच में ही होगी। और हम लोग क्या करते हैं, इसी जो फंक्शन है इसकी लिमिट लेते हैं, लैम्डा इज गोइंग टुवर्ड्स 0, तो वही लिमिट क्या आती है, वो लिमिट आती है a टू b एफ एक्स डी एक्स आती है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये वाला जो इंटीग्रल है, f को पॉजिटिव मान लिया है हमने, f अगर पॉजिटिव है और ये इंटीग्रल बाउंडेड हो, ये इंटीग्रल क्या हो, बाउंडेड हो हर लैम्डा के लिए, तो इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट कर जाएगा। क्यों ऐसा होगा, इसका रीजन देखो। अच्छा देखो, थोड़ा सा फिगर बनाते हैं। सपोज करिए ये हमने लाइन लिया और ये लिया a और ये लिया b। ठीक है, और a प्लस लैम्डा यहाँ पे आया कहीं, और इस इंटीग्रल को हमने बात किया। अच्छा, फंक्शन f को हमने क्या ले रखा है, पॉजिटिव ले रखा है, और ये जो वैल्यू है ये a प्लस लैम्डा टू b एफ एक्स डी एक्स हर लैम्डा के लिए बाउंडेड है। बाउंडेड है मतलब m से छोटी है, फिक्स नंबर m से छोटा है। ठीक, तो अब देखो अगर लैम्डा की वैल्यू अगर हम चेंज करते जाएं, तो सपोज करिए ये वाली वैल्यू को हमने कहा लैम्डा 1, और फिर यहाँ पे कोई वैल्यू लिया उसको लैम्डा 2 कह देते हैं, a प्लस लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 क्या हो गया, लैम्डा 2 लैम्डा 1 से छोटा हो गया, लैम्डा 2 लैम्डा 1 छोटा हो गया। फिर हमने एक और वैल्यू ली और उसको कहा लैम्डा 3, a प्लस लैम्डा 3। तो जैसे जैसे लैम्डा घटेगा क्या होगा, ये लैम्डा की वैल्यू कम होगी, ये जिस रेंज में इंटीग्रल कर रहे हैं वो बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या हो गया, हमारे पास एक इंटीग्रल हो गया, इंटीग्रल a प्लस लैम्डा 1 से b, दूसरा इंटीग्रल हो गया इंटीग्रल a प्लस लैम्डा 2 से b हो गया, और लैम्डा को और घटाएंगे तो a प्लस लैम्डा 3 टू b हो गया। ठीक है, लेकिन आप देखिए फंक्शन क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है, फंक्शन क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है, तो ये एक इंटरवल है और इसके ऊपर ये फंक्शन कहीं आ रहा होगा, ये फंक्शन कहीं आ रहा होगा। तो आपको पता है कि जब हम रीमान इंटीग्रल की बात करते हैं तो क्या होता है, इस हिस्से के ऊपर इस फंक्शन का जितना एरिया आता है वो होता है। ठीक ना, तो जैसे जैसे आप ये डोमेन बड़ा करेंगे तो क्या होगा, एरिया बड़ा होता जाएगा, फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन ले रखा है, तो इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं वो एक इंक्रीजिंग नंबर है, ये जो नंबर है ये मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर है। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नंबर है ये। तो इसी तरह से लैम्डा 4 इसके आगे कहीं लेंगे, यहाँ पे a प्लस लैम्डा 4 ले रहे होंगे हम, तो क्या होगा, हमारा नंबर बढ़ रहा है। लेकिन ये मोनोटोनिक सीक्वेंस होने के साथ ही साथ, मोनोटोन सीक्वेंस होने के साथ ही बाउंडेड भी है, और हमको पता है कि अगर हमारे पास बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस होता है वो अपने लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करता है। तो जब भी हम लिमिट की बात करेंगे, लिमिट लैम्डा इज गोइंग टुवर्ड्स 0 प्लस इंटीग्रल a प्लस लैम्डा b एफ एक्स डी एक्स, तो ये लिमिट क्या होगी, इसी सीक्वेंस की लिमिट होगी, क्योंकि लैम्डा हम जैसे से घटाते जाएंगे ये सीक्वेंस बढ़ता जाएगा और हम लोग एक ही तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है ना, लैम्डा जैसे से घटेगा, और ये सारे सीक्वेंस क्या बाउंडेड है, ये जो सीक्वेंस पूरा बन रहा है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इंटीग्रल करने के बाद जो सीक्वेंस बन रहा है वो सीक्वेंस बाउंडेड है और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, यानी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और जो इस लिमिट की वैल्यू आएगी उसी को हम लोग बोलेंगे a टू b एफ एक्स डी एक्स। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, तो इसका मतलब अगर ये करस्पॉन्डिंग टर्म, एक एक टर्म जो है ये बाउंडेड हो गए तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। Am I able to make you clear at this point? क्या हम आपको सही से बता पा रहे हैं इस पॉइंट पे? Are you clear at this point? कि क्या हो रहा है? Are we connected? Yes or no? Please give me response. एक बार फिर से।
अच्छा देखो, हम लोग जब भी ये लिमिट निकाल रहे हैं, चलिए अच्छा फिर से देखते हैं। सपोज करिए हम इस इंटीग्रल की बात करें, इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स की बात कर रहे हैं, एफ डी एक्स से लिख देते हैं चलिए। अब इस लिमिट का क्या मतलब, इसकी वैल्यू का क्या मतलब है? सपोज करो a इज द पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिस्कंटिन्यूटी, a इज द पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिस्कंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। यानी a इज द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिस्कंटिन्यूटी, a ही सिर्फ ऐसा पॉइंट है जहां प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं इसको? डिफाइन करते हैं a प्लस लैम्डा ले लेते हैं, b ले लेते हैं, एफ डी एक्स ले लेते हैं, ऐसे इसको डिफाइन करते हैं और फिर लिमिट लगाते हैं यहाँ पे, लैम्डा इज गोइंग टूवर्ड्स 0 प्लस। इस लिमिट लगाने का मतलब क्या हुआ? अगर ये हमारा a है और ये हमारा b है और हम लैम्डा को लिए, ये सपोज करिए a प्लस लैम्डा 1 है, ये क्या हो गया? ये हो गया a प्लस लैम्डा 2 हो गया, ये हो गया a प्लस लैम्डा 3 हो गया, ये हो गया a प्लस लैम्डा 4 हो गया। तो आप देख रहे हैं लैम्डा क्या हो रहा है? लैम्डा डिक्रीज कर रहा है, तभी तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगी। लैम्डा इज पॉजिटिव नंबर और वो डिक्रीज कर रहा है और ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, लैम्डा 4, लैम्डा 5 एंड सो ऑन। लेकिन अगर इसी को हम इंटीग्रल के फॉर्म में देखेंगे तो इंटीग्रल के फॉर्म में क्या होगा? ये जो हमने एक्स एक्सिस प्लॉट की है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर एक वाई एक्सिस आएगी और ये फंक्शन होगा। फंक्शन के ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ कोई फंक्शन का ग्राफ बनेगा, ए पे वैल्यू इन्फिनिट आ रही है तो ए को छोड़कर ग्राफ बनेगा और ये ऐसे कुछ फंक्शन का सपोज करो ग्राफ रहा होगा। तो अगर हम इंटीग्रल की बात करेंगे तो ए प्लस लैम्डा 1 इंटीग्रल की अगर हम बात करें, ए प्लस लैम्डा 1 से बी एफ डी एक्स इंटीग्रल की बात करें, तो ये इंटीग्रल और इस इंटीग्रल में क्या संबंध होगा? बताओ, ये इंटीग्रल और इस इंटीग्रल में क्या संबंध होगा? एफ एक पॉजिटिव फंक्शन है, तो अगर छोटा, नीचे वाला बड़ा है, नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा सर। ये वाला बड़ा होगा ना, तो इसका मतलब जैसे जैसे हम लैम्डा को छोटा करेंगे ये इंटीग्रल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रल क्या हुआ? इंटीग्रल निकालने के बाद तो एक रियल नंबर बन गया, ये इंटीग्रल एग्जिस्ट कर गया तो ये क्या हो गया? एक रियल नंबर हो गया ना। तो इसको मान लो कि ये रियल नंबर को हम x1 बोल दें, ये दूसरा रियल नंबर बना x2 बोल दें, फिर तीसरा रियल नंबर बनेगा, लैम्डा की कुछ और छोटी वैल्यू लेंगे तो x3 बनेगा। तो ये क्या हो गया? ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बन गया, ठीक। अब इस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की एक खास बात है, अभी जो हम लोगों ने दिया कि ये सारे वैल्यूज जो है किसी एक फिक्स नंबर m से छोटी है, यानी ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या है? बाउंडेड है। और सीक्वेंस कैसा है? मोनो इंक्रीज, ठीक है। मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर वो कन्वर्ज करता है। ये रिजल्ट पता है ना आपको, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, कि मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर आपके पास है और बाउंडेड एबव है तो वो अपने लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू एक जगह जाकर फिक्स कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो लैम्डा को घटाते जाओगे आप, ये वैल्यू जाके एक जगह कन्वर्ज करेगी और वो जो कन्वर्जिंग पॉइंट होगा वही तो लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? लिमिट लैम्डा इज गोइंग टुवर्ड्स 0 इंटीग्रल a प्लस लैम्डा b f dx। तो ये जो कन्वर्जेंट पॉइंट होगा, इस सिचुएशन से हमको ये पता लगा कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा और जो कन्वर्जेंट वैल्यू आएगी उसी को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल a टू b एफ एक्स dx, ठीक है। तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाएगा। तो अगर हर पॉइंट पर हर ये छोटे वाले इंटीग्रल बाउंडेड हो गए तो पूरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाएगा। यही ये फैक्ट लिखा गया है, ये जो फैक्ट लिखा गया है इसमें यही बात लिखी गई है। देखिए फैक्ट में क्या लिखा गया है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू b f dx at a मतलब a is the point of infinite discontinuity is that there exists a positive number m such that this situation held, ठीक है। तो हमने क्या दिखाया कि अगर ये पॉजिटिव नंबर हेल्ड करेगा तो ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। दूसरी चीज, अगर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? फाइनाइट होगी। तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? बाउंडेड होगी।
तो जब पूरे लिमिट की वैल्यू ही बाउंडेड हो गई, तो ये सारे जो छोटे वाले इंटीग्रल है उनकी वैल्यू तो खुद ही बाउंडेड होगी। क्यों? क्योंकि जो लिमिट की वैल्यू होगी वो इन सबसे बड़ी होगी, और लिमिट एग्जिस्ट कर गई, इसका मतलब वो बाउंडेड है, और इसका मतलब सारे इंटीग्रल बाउंडेड होंगे। ये इफ एंड ओनली इफ सिचुएशन। इज इट ओके नाउ? यस सर। ठीक है, तो ये जस्ट एक बेसिक था आपको प्रॉपर इंटीग्रल का कि कैसे हम लोग को करना है।